वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर। आज हम जीके के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ कमिंग फ्रॉम। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पेड़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर। क्या आंसर होगा? वाटर। देखिए इस रिएक्शन में दिख रखा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर के सूरज की रोशनी में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? एक तो C6H12O6 बनता है और दूसरा ऑक्सीजन बनता है। जो C6H12O6 है ये ग्लूकोज की फॉर्म होती है, यानी कि ये पेड़ के लिए खाना होता है, और ये ऑक्सीजन होता है जिसको वो एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ कर देता है और वो हमारे काम आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर। हवा से फैलने वाली बीमारी का नाम बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबरक्यूलोसिस, क्योंकि प्लेग आपका चूहों से फैलती है, टाइफाइड और कॉलरा आपकी पानी से फैलती है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हमारे पास नोबल गैस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें से कौन सी गैस है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रेडॉन। कौन सी गैस? रेडॉन। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज़ एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी कि जब हवा में एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तो इस दौरान आपको कैसे पता करेंगे कि पॉल्यूशन ज़्यादा है? तो आपने देखा होगा कि पेड़ों के ऊपर इस तरीके की काई जैसी फंगस जम जाती है, इसको हम कहते हैं लाइकन्स। क्या कहते हैं? लाइकन्स। अगर ये पेड़ों पे ज़्यादा दिखने लगे यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लाइकन्स। आगे चलते हैं। द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। हमारे कुछ रेज होती हैं, एक्सरे होती है हमारे, जब भी हड्डी वड्डी जब टूटती है तो उस दौरान एक्सरे हमारी मददगार होती है पता करने में कि कहाँ से हड्डी टूटी है। तो इसका आंसर नहीं है एक्सरे। हालांकि एक्सरे भी डैमेज करती है बायोलॉजिकली, लेकिन उस हद तक नहीं जितनी दूसरी रेज करती हैं। तो इसमें देखिए फिगर में दिखा रखा है कि अल्फ़ा अगर पार्टिकल है तो ये क्या है? ये वाली शीट है पेपर की, ये दूसरी एल्यूमिनियम और तीसरा है ये लेड। तो अल्फ़ा पार्टिकल देखेंगे कि सिर्फ पेपर को क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कर पाते हैं और नहीं तो नहीं कर पाते। जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो कहाँ? एल्यूमिनियम की शीट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की शीट को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। तीसरा है गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल्स अगर एक तरफ से भेजेंगे तो वो पेपर, एल्यूमिनियम और इवन वो लेड की दीवार को भी क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे लेड इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेड ही एक ऐसा मटेरियल है जो कि ये जो हार्मफुल रेज हैं इनको आगे ट्रांसमिट नहीं करने देता है, लेकिन गामा रेज ऐसी है कि वो लेड को भी क्रॉस कर जाती है। इसलिए सबसे खतरनाक हमारे बायोलॉजिकली डैमेज करने के लिए कौन सी रेज है? गामा रेज। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन और एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। यानी कि आपने देखा होगा कि अम्लीय वर्षा है, यानी कि एसिड रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड के पानी की, वो जो बारिश होती है बारिश के पानी में मिल जाने की वजह से ये क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बना देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड तो, और सल्फ़र डाइऑक्साइड कौन सा एसिड बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड वाला। ठीक, तो इससे देखिए आप फोटो में देखेंगे कि पेड़ों को कितना नुकसान हो रहा है, उसके सारे पत्ते जल करके गिर चुके हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, पॉल्यूशन को जितना हो सके कम से कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारे शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसीना हमारे कौन से हिस्से से निकलता है?
तो वो कौन सा है हमारा पाम, यानी कि हमारी हथेली। हथेली वाले हिस्से में हमारे पसीने के सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पाम ऑफ दी हैंड। सबसे ज़्यादा पसीना आपके हाथों में से ही निकलता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स आपका एमिनो एसिड से बना होता है, और एमिनो एसिड का काम होता है कि आपकी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उसको वापस रिपेयर करना। जब आप पूरे दिन काम करते हैं तो उससे आपके टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब आप रात को सोते हैं तो आपके शरीर में जो भी प्रोटीन होता है उसकी मदद से वो टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, और आप सुबह के समय पे एकदम तंदुरुस्त महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी दिन ज़्यादा थके होते हैं, आप अगले दिन उठते हैं तो आपकी नींद, आप मतलब आलस आलस में रहते हैं और आपको उठने का मन नहीं करता। इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो कम्प्लीटली रिपेयर नहीं हो पाए हैं, उनको और ज़रूरत थी रिपेयर होने की। तो इसलिए हमें अपने खाने में सबसे ज़्यादा क्या रखना चाहिए? प्रोटीन रखना चाहिए। इसका आंसर याद रखेंगे, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड से। तो इसको याद रखें, आगे चलते हैं। नेम द कोरोना वायरस डेट किल्स ह्यूमन, जो इंसानों को जिस कोरोना वायरस ने मारा है, इतना इतना कहर ढहाया है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सार्स। क्या नाम है? सार्स, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेम द एसिड डेट इज सीक्रेटेड इन द स्टोमक, हमारे पेट में जो एसिड निकलता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये HCl का क्या काम होता है हमारे पेट में? एक तो जो हमारा खाना हम जो खाते हैं उसको वो सॉलिड फॉर्म से सेमी फ्लूइड लिक्विड, यानी कि थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, पहले तो सबसे पहले वो मुंह के सलाइवा से वो मर जाते हैं, और अगर उसके बाद भी अगर वो बचते हैं तो हमारे वो पेट में आकर एसिड से मर जाते हैं। तो हमारे पेट में एसिड का काम क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को मारते हैं, और प्लस हमारे पेट में डाइजेशन स्टोमक से ही शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस, कोरोना के बाद जब लोग ठीक हुए थे तो उनको काफ़ी शिकायतें मिली थी ब्लैक फंगस की, काफ़ी लोगों की जानें गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपका जिसको भी ब्लैक फंगस लग जाती है उसको फेस स्वेलिंग में आ जाता है, यानी कि चेहरा सूज जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हेडेक यानी कि आपका सर दर्द की शिकायत आती है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ये सारे सिम्टम्स ब्लैक फंगस के होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। इन हाउ मैनी डेज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, यानी कि चांद को धरती का चक्कर काटने में, एक पूरा चक्कर काटने में कितना दिन का समय लगता है? तो इसका आंसर है 27.3 डेज। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जो हमारी मून की जो ऑर्बिट है, ये जो दिख रही है रिंग दिख रही है, यानी कि ये रिंग कौन सी रिंग है? ये वही रिंग है जिसमें जो हमारा मून है वो अर्थ के चक्कर काटता है। ठीक है, तो ये इसको होना चाहिए था इस तरीके से, सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये जो जितना टेढ़ा है, ये कितने एंगल पे टेढ़ा है? 5 डिग्री के एंगल पे ये टेढ़ा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो जो हमारे इंडिया में बहने वाली जो नदी है सबसे लंबी दूरी तक जो चलती है उसका नाम है गंगा। लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हु इज़ नोन एज इंडियन शेक्सपियर, इनकी फ़ोटो देख के आप पता करिए कि ये कौन है, कमेंट लिख के बताइए इनका क्या नाम था।
क्या आपने इनको पहले देखा था? तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। इनका आंसर है तुलसीदास। कौन? तुलसीदास। ठीक है, ध्यान में रखिए, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुल मून्स? आपने देखा होगा चांद जब आसमान में कई अलग अलग रूप से दिखाई देता है, तो उसमें से कुछ मैंने ये देखे हैं, बताए हैं। देखिए क्या है। एक तो सबसे पहले ब्लड मून्स, यानी कि लाल रंग का दिखाई देता है कभी कभी। सुपर मून, यानी कि चांद अपने नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा दिखाई देता है। ब्लू मून, यानी कि चांद कैसा दिखता है, हल्का हल्का नीला नीला बर्फीला जैसा। ठीक है, तो इसके क्या आंसर हो जाएंगे? सारे टाइप, ऑल ऑफ दी अबव। इन सब तरीके के फुल मून्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सुपर पिंक मून गेट्स इट्स नेम फ्रॉम? जो सुपर पिंक मून है उसका नाम उसको किससे मिला? इसका आंसर है वाइल्ड फ्लावर्स। ये देखिए, जो जिस तरीके के ये फूलों का रंग है, ये पूरे मैदान में इस तरीके से फैल जाता है, तो इसी तरीके से चांद भी पूरे गुलाबी गुलाबी सा दिखता है, तो इसलिए इसका नाम किससे पड़ा? वाइल्ड फ्लावर से, सुपर पिंक मून। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। सुपर पिंक मून इज ऑल्सो नोन एज? सुपर पिंक मून का और किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है पेस्चल मून। क्या नाम है? पेस्चल मून, या फिर पास्चल मून भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपर मून का नाम है दूसरा, इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। हेपेटाइटिस इज जनरली टर्म फॉर अ डिसीज डेट इज कॉज्ड बाय? हेपेटाइटिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है? इसका आंसर है वायरस। ठीक है, क्या आंसर है? वायरस। और इसके सिम्टम्स क्या है? जो आपके स्टूल्स होते हैं, जब आप बाथरूम जाते हैं तो उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है, डार्क। ठीक है, और आपका यूरिन भी एकदम डार्क हो जाता है। आपकी आँखें का रंग भी येलो कलर का हो जाता है, और आपका बिना किसी कारण के आपका वज़न गिरने लगता है। तो ठीक है, अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप चेक करवाइए और इसका इलाज करवाइए। ठीक है, और ये आपका जो हेपेटाइटिस होता है ये आपके लीवर पे असर करता है। किस पे? लीवर पे। तो ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एंटी रेबीज़ वैक्सीन? जो ये शख्स हैं, इन्होंने ही रेबीज़ की वैक्सीन की खोज की थी, और साथ में ही जो हम पैकेट वाले दूध पीते हैं उसको पेस्चराइज्ड करने की जो प्रोसेस है वो भी इन्होंने ही बताई थी। तो इनका नाम है लुईस पैस्चर। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि रेबीज़ की वैक्सीन किसने बनाई थी? लुईस पैस्चर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी? आपके पूरे शरीर में सबसे मजबूत चीज़ अगर कोई है तो वो आपके दांतों के ऊपर का जो चमकीला पदार्थ है, यानी कि जो चमक रहती है, वो उसको इनेमल कहते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो अगर ये आपका दांत, अगर इनेमल अगर घिस जाती है तो तभी आपके दांतों में कैविटी बनना शुरू होगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ मत खाइए, या फिर आप दांतों के इतना ज़बरदस्त तरीके से ब्रश से मत रगड़िए कि वो इनेमल घिस जाए एक समय के बाद। इससे आपके दांतों में कैविटी होगी और तकलीफ़ होगी। इसलिए सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है आपकी पूरी बॉडी में? इनेमल। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आज आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।